पहली बात तो ये चैप्टर थोड़ा सा पिछले बार से राइट। सो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सबसे पहले तो हम लोग वो भी स्टडी करेंगे थोड़ा सा जो हमने पिछले साल इस क्लास में था, मतलब इस चैप्टर में था सर्कल, क्योंकि हम वहां से नहीं करके आए हैं पिछला चैप्टर, तो थोड़ा सा विल स्टडी। पहली बात तो एक सर्कल के एरिया के बारे में बात हो रहा है और कुछ चीजें जो हम सर्कल के एरिया में लेके चलते हैं। द फर्स्ट थिंग, सर्कल होता क्या है? दिस इज सेंटर, दिस इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ओ ए को क्या बोलते हैं? रेडियस। ओ को क्या बोलते हैं? सेंटर। ठीक है। और जो ये ब्लैक लाइन हमने आउटर ड्रॉ किया इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। और जो इसके अंदर ये पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एरिया। एरिया इज द स्पेस इनक्लोज इनसाइड अ प्लेन फिगर, जिसमें उसने बाउंड्री एक मार्क कर ली, उसके अंदर जितना भी उसके पास स्पेस आया दैट इज कॉल्ड एरिया। सर्कमफ्रेंस इज द आउटर बाउंड्री, जिसे पेरीमीटर भी कहा जाता है। सर्कल के केस में तो सर्कमफ्रेंस कहते हैं। अब दो चीजें, क्योंकि वो चीजें आपको डिस्टिंक्ट मतलब खत्म हो चुकी हैं, इसीलिए शायद वो अब रेलिवेंट ना रहे, पर हम चैप्टर नंबर 10 में जरूर पढ़ेंगे उसको। सर्कल पर अगर मैंने ये ड्रॉ किया, इसको क्या बोलोगे? कॉर्ड, है ना। और एक सेंटर से लाइन पास करती है उसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। ये तो हमने 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। दिस इज कॉर्ड and this is diameter, and diameter is the longest chord, passes through center, straight line, longest chord। अब अगर इसी कॉर्ड को मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूं, एक लाइन बना दूं, कॉर्ड क्या है? लाइन सेगमेंट। अगर मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया तो सर्कल से इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट्स पर ऐसे, है ना। तो इसको हम तब नेम देते हैं सीकेंट। रिमेंबर जो आप टेंजेंट सीकेंट करते हो उसका इसी से कनेक्शन है। वो रेशियो सीकेंट यहीं से, बिकॉज सर्कल से वो रेशियो बनी थी, फिर उसको करते हुए ट्राइंगल हमने लिया कि हमने बेसिकली सर्कल के ही पूरे एंगल को डिविजन किए थे। ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक स्टार्ट हुआ था, तो ये सीकेंट कहते हैं इसको। ठीक है। तो सीकेंट इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट। अब ऐसे ही एक लाइन में ऐसे ड्रॉ करती हूँ जो सर्कल को टच करते हुए जा रही, तो टच करेगी वो सिंगल एक पॉइंट पर, तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंट टचेस द सर्कल, सीकेंट इंटरसेक्ट्स द सर्कल। Secant is extended chord, tangent is which touches the circle at just one point। तो ये चीज बहुत बेसिक सी है, इसको हम शायद ही यूज करें इस चैप्टर में 12.2, बिकॉज आपको एक ही एक्सरसाइज रहेगी ना, और इसके बाद वाली एक्सरसाइज डिलीट हो गई है। पक्का है वो नहीं आएगी पेपर में? फाइनल में नहीं आएगी क्योंकि डिलीट ही हो गया। हाँ, पर कुछ इसके फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो मैं आपको जरूर करवाऊंगी। ठीक है। तो हमने जब एरिया की बात की सर्कल के, तो सर्कल की रेडियस को वी टेक इट एज आर। सर्कल की जो रेडियस होती है उसको हम आर लेके चलते हैं। क्लियर हो गया? सो व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर। एंड व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल? तो आपके ना पूरे इसमें यही फॉर्मूला दो यूज होने वाले हैं, 2 पाई आर एंड पाई आर। क्लियर होगी बात है? तो पहला क्वेश्चन, पिछली एक्सरसाइज जो थी ना उसमें ऐसा क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, लिखो पिछली बुक है, पुरानी बुक किसी के पास? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड। इसके ना 2-3 क्वेश्चन करवा देती हूँ, बहुत बेसिक से हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता। एट ₹24 पर मीटर इज ₹5280। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग द फील्ड। तो ये फर्क पता लग जाएगा कि फेंसिंग और फ्लोइंग में फर्क क्या है। कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग द फील्ड एट द रेट ऑफ ₹0.50 पर स्क्वायर।
एक सर्कुलर फील्ड है, सेंसिंग करना मतलब सरकमफ्रेंस में हम लोग कोई फेंस लगा रहे हैं, ठीक है ना, और उसकी कॉस्ट है ₹24 पर मीटर। टोटल कॉस्ट कितनी होगी? टोटल कॉस्ट आई कैसे होगी कि मान लो ₹24 कितने मीटर्स पर हमें किया और बनकर आ गया 528। तो व्हाट इज एक्स मीटर? ये एक्स क्या शो करेगा? एक मीटर को फेंस करना मतलब ₹24 लग गए। तो 5280 में हमने कितने मीटर फेंस किए? कितने मीटर फेंस किए मतलब जिससे एक्स इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ। तो सर्कमफ्रेंस कितना आ गया? समझ में आ गई बात है? सर्कमफ्रेंस इज 220 मीटर। हमें कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग निकालनी है। फ्लोइंग का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर हल चलाना है। तो हम कहाँ मूव कर रहे हैं? इनसाइड द बाउंड्री। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा? इस सर्कल का एरिया। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगी? रेडियस। मुझे दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस विच इज 2 पाई आर इज 220। पाई को क्या यूज करोगे? जब तक कुछ नहीं मेंशन किया होता आपको इंस्ट्रक्शन पे भी लिखा आता है कि इफ नथिंग इज मेंशन यूज पाई एज 22/10, 22/7। कुछ नहीं मेंशन किया हुआ, 22/7 यूज कर लेना। रेडियस इज 35 मीटर। एरिया निकालोगे 22/7 इंटू 35 और कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग निकालोगे तो 0.50 से इसको मल्टीप्लाई करते। ये बात छोटी सी क्लियर है ना? ये बेसिक्स है सर्कल के। कह तो रहे हैं कि वो चैप्टर रीड हो गया, पर असेंबली पेपर में एक क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का जो उस चीज को यूज करता है, 12.3 को। तो वेरी स्ट्रेंज। चलो कोई ना, थोड़ा बात कर पाऊंगी। क्लियर हो गया? बताइए। इसके बाद एक सेकंड लिखो। ये लिख लिया? सबने समझ में आ गया ना? ये आपकी 12.1 पिछले साल की जो थी ना, उसके क्वेश्चन है। तो 12.1 में पहला क्वेश्चन था, बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि दो सर्कल्स है, रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल which has circumference equal to sum of circumferences of two circles। ऐसे ही इसका ही सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि रेडियस ऑफ टू सर्कल्स, दोनों आपस में कनेक्टेड ही हैं, एक में एक चीज कही हुई है और इसमें एमसीक्यू बनकर आ जाते हैं। एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which has area equal to sum of areas of two given circles। दो सर्कल्स की रेडियस गिवन है 19 और 9। एक बड़ा सर्कल बनाना है जिसकी सरकमफ्रेंस इन दोनों के इक्वल हो। तो जो 19 वाला है उसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी? 2 × पाई × 19। दूसरे वाले की सरकमफ्रेंस क्या होगी? 2 पाई × 9। इनका सम हो गया और इसको मिलाकर हमने एक सरकमफ्रेंस की सर्कल बनानी है, तीसरे सर्कल की सरकमफ्रेंस बनाना है। तो ये 2 पाई थ्रू आउट कैंसल, रेडियस क्या हो जाएगा? 19 + 9 28 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात?
दो सर्कल लिए, ठीक है, जैसे हमने दो वायर ली, दोनों से सर्कल बनाए, एक की रेडियस आती है 19, एक की रहती है 9, मैंने उन दोनों वायर्स को कनेक्ट करके एक बड़ा सर्कल बना दिया। तो एक सर्कमफ्रेंस 19 वाला, एक सर्कमफ्रेंस 9 वाला मिल गए, उनसे एक बड़ा सर्कल बन गया, और जो वो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस क्या है, तो आपने इसे सर्कल बना दिया, उसका सर्कमफ्रेंस मेजर कर लिया। किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कैसे मेजर करते थे पता, एक थ्रेड ले लो, एक पॉइंट से लगाकर उसके ऐसे थ्रेड को राउंड कर दो, फिर इसे स्ट्रेट करके स्केल पे मेजर कर लो, ठीक है, और फॉर्मूला बन गया था 2 पाई आर। फिर इस सर्कल का सेंटर निकालते थे रैंडमली। ये फॉर्मूला कैसे बना, 2 पाई आर, पाई कहाँ से आया, तो रैंडमली हमने सर्कल ड्रॉ करने शुरू किए, सर्कल के सर्कमफ्रेंस को मेजर कर लिया, थ्रेड के साथ मेजर कर सकते हो ना, है ना, उसको सर्कल प्रॉपर राउंड घुमाकर फिर उसको स्ट्रेट करके मेजर कर लिया, फिर उसकी रेडियस अप्रोक्सीमेट उसका सेंटर लेकर उसका रेडियस मेजर कर लिया, फिर देखा रेडियस और सर्कमफ्रेंस का कनेक्शन क्या है, तो अप्रोक्सीमेटली पाई बनकर आता, 3.14 पाई फिगर आती थी अप्रोक्सीमेटली हर एक फिगर में, हर एक सर्कल में। So that's why this pi came into rhythm कि हर बार वही रेशियो क्यों आ रही है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब ऐसे सेकंड वाला कर सकते हो कि एक बड़ा सर्कल बनाना है जिनके एरिया दोनों के इक्वल हो, तो आपने एक सर्कल लिया 8 वाला, इसका एरिया देख लिया कितना है, दूसरा लिया 6 वाला, इसका एरिया देख लिया कितना है, आपने इन दोनों को मिलाकर एक नया सर्कल बनाना है जिसका एरिया इन दोनों के सम के इक्वल होगा, जो नया एरिया आएगा ना वो इन दोनों के एरियाज का सम होगा, तो इससे पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है। ये क्वेश्चन में बहुत बेसिक थे, 12.1 ना इसकी बहुत बेसिक थी, एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन नहीं कहते थे करने को, इसमें साफ साफ नहीं है, मतलब बहुत जनरल से क्वेश्चन है, अगर पेपर में आएगा तो एक्सपेक्ट किया जाएगा कि तो आप समझ जाओगे, ठीक है। अब इसमें सबसे एक जरूरी चीज है, इतना क्लियर है बच्चे सबको, लिख लिया ना, मान लो आपको ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, वो मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं करवा रही, ये सर्कल है, इसके अंदर एक और सर्कल हमने ऐसे ड्रॉ किया है, इन दोनों का सेंटर सेम है, तो ऐसे सर्कल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिन सर्कल्स का सेंटर सेम होता है, सर्कल्स विद सेम सेंटर आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक, ठीक है ना। तो ये छोटी रेडियस और ये बड़ी रेडियस, क्लियर हो गया, एक आउटर सर्कल एक इनर सर्कल। आपको ये वाला बैंड है ना, इसका एरिया निकालना है, जैसे रिंग होता है या मोटा एक बैंड लिया होता है, या जैसे कोई स्फेरिकल शेल लिया, वो शेल है, ये अपने सर्कल लिया, उसके अंदर सर्कल हमने निकाल दिया, कोई जैसे रिंग लेते हैं ना वैसा कुछ, राइट, फ्लैट सरफेस में भी। तो इस एरिया ऑफ द, क्या कहेंगे, इस एरिया ऑफ आउटर, क्या बोल देते हैं, नहीं आउटर सर्कल नहीं होता, इसको रिंग कह देते हैं या रीजन कह देते हैं, दिस इज द ऑफ सर्कुलर या शेडेड रीजन, मैं कह रही हूँ अभी फिलहाल, आई गिव यू दिस नेम, मैं बोल दूंगी, एकदम से माइंड में था निकल गया, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो कैसे निकालते हैं इसको, आउटर सर्कल माइनस, समझ में आ गया ना, आउटर सर्कल माइनस इन। अब क्या होता है इस वाले, कभी कभी ये जैसे आपको एक उसमें भी रेक्टेंगल्स में भी क्वेश्चन करवाऊंगी, समटाइम्स यू आर गिवन दिस सर्कल, मान लो इसकी रेडियस दी हुई है मैंने 7 सेंटीमीटर, मैंने इसके आउटर एक सर्कल और ड्रॉ किया सेम सेंटर के साथ, इसकी रेडियस क्या है मुझे नहीं पता, आपको बताइए, तो मैंने ये कह दिया कि जितना ये विड्थ है ना पाथ का, ये सर्कुलर पाथ जो बनाया मैंने, इसका जो विड्थ है, लेट मी से दिस इज 3 सेंटीमीटर, नाउ इट सेज फाइंड द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, क्या होगी, दिस इज विड्थ जो है किसको इसको बोलते हैं, दिस इज यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट, क्या होगी बताओ आउटर रेडियस, आउटर रेडियस क्या हो जाएगी, 7 + 3 10 सेंटीमीटर, आउटर डायामीटर कितना होगा 20, आपने 10 को डबल किया,
अदरवाइज आप 7, अगर 14 ले रहे हो तो उसमें 6 ऐड करोगे, 3 ऐड नहीं करोगे, दोनों साइड से 3 ऐड होगा 6। समझ में आ गया ना इतना? ठीक है ना? तो ये चीज समझ में आ गई। आउटर विड्थ आपको दी हुई है, यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट हमने ड्रॉ कर लिया, तो इस वजह से रेडियस जो है वो 3 और बढ़ गई। तो यू आर आस्क्ड समटाइम्स दिस एरिया, कभी कभी आपको ये एरिया दिया होता है, कोई रेडियस है वो निकालनी है। समझ में आ गया? अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो, दिस इज कॉल्ड व्हील क्वेश्चन, जो होता है ना व्हील वाला क्वेश्चन जिसे मैं कहती थी। ठीक है, क्वेश्चंस ऑन व्हील। इसमें एक जरूरी चीज याद करनी है उसके बाद, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर each. How much complete revolutions? How much complete revolutions does each wheel make? In 10 minutes, when the car is traveling at the rate of 66 किलोमीटर पर आवर। व्हील के ना ऐसे 3-4 क्वेश्चन हैं, I'll share those questions with you. ठीक है, कहीं इकट्ठे लिखे अच्छा, फिर 7 में तुम्हारी क्लास होगी है ना, रेगुलर क्लास प्रोबेबिलिटी करनी है, और मैं तुम्हें कहती कि जाकर लैंडिंग जरूर देखना चंद्रयान की, पता है 5:37 पे। हाँ, इतनी नहीं कह सकते ना बच्चे, प्रोबेबिलिटी पेपर क्या करे, पेपर चंद्रयान पे नहीं डिपेंडेंट ना। पेपर ये थोड़ी कहता है चंद्रयान देख के आओगे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। हाँ हाँ, घर जाके यूट्यूब पे देखते हैं। चलो, इस चीज में ना हमें क्या याद करना होता है इसमें, द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज, सबसे पहली बात तो व्हील सर्कल की शेप में है, इसकी आपको डायमीटर दी हुई है, डायमीटर इज 80 सेंटीमीटर। ठीक है, रेवोल्यूशन कितनी उसने बनाई इन 10 मिनट्स, उसकी स्पीड आपको दी हुई है। तो इसमें एक बेसिक जो चीज आपको याद करनी है हमेशा हर एक क्वेश्चन में, जो एक चीज आप करोगे, दैट व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, एक व्हील ने कितना रेवोल्यूशन बनाया, कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू circumference of the circle of the wheel। और व्हील सर्कल की शेप में है तो ऑब्वियसली सर्कमफ्रेंस आप निकालोगे। अगर आपने अपने क्वेश्चन में इस एक चीज को हाईलाइट कर लिया ना, या इस चीज का सोच लिया, आप कोई भी क्वेश्चन है वो तो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले उसने कहा हुआ है, हाँ जी, इसका सर्कमफ्रेंस निकालो पहले तुम। रेवोल्यूशन डज इट मेक इन 10 मिनट्स है ना, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील निकालेंगे, तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील क्या आएगा, 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू 40। मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, अभी इसको लिख दिया 80 पाई सेंटीमीटर, ये उसने एक रेवोल्यूशन में कवर किया है। ठीक है, अगर रेवोल्यूशन लगातार वो बना रही है तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस कैसे कवर करेगी, स्पीड दी हुई है 66 किलोमीटर पर आवर, क्या चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन विच इज 80 पाई, हमने उसका सर्कमफ्रेंस निकाल लिया। अब इस चीज को अगर अच्छे से समझना है ना, तो विल ट्राई, मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी अभी,
समथिंग एक ना, ये मैंने सेव किया हुआ, दिस इज द ज्योमेट्री सर्कमफ्रेंस। इस चीज को अगर आप देख सकते हो, समझ सकते हो, इट इज अ वेरी नाइस वीडियो विच शोज एक्चुअली हाउ वी सी द डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। समझ में आ गया कि अगर हम एक सर्कल के अराउंड वायर को बाउंड कर देते हैं, पूरा उसको लपेट देते हैं, उसके बाद उसको फिर जब निकालेंगे जो वो लेंथ आएगी वो एग्जैक्टली सर्कमफ्रेंस होगी, एंड दैट इज डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन। ठीक हो गया? मतलब मैंने क्या किया, सर्कल के अराउंड वायर रखकर उसको नाप लिया, उतना डिस्टेंस कवर किया, फिर उसके बाद फिर नाप लिया। तो डिस्टेंस तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होता है, इस चीज को समझो। डिस्टेंस इज ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। रेवोल्यूशन मान लो सर्कल ने, इस व्हील ने ए से बी पॉइंट तक जाना है, और अपने एक रेवोल्यूशन में वो इतना डिस्टेंस कवर करती है। फ्लैट में मैंने देखा, बाउंड करके मैंने उसको स्ट्रेट लाइन लगानी शुरू कर दी, तो कितने स्टेप्स उसने लिए? समझ में आ गई बात ये? तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन 85। फिर आप पूछोगे टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, ये बताओ। एक रेवोल्यूशन को 85 कवर करती है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो क्या लिखोगे इसमें? 66 किलोमीटर पर आवर। स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दिया हुआ है, कितने दिन घूमेगी? 10 मिनट। तो मैंने इसे लिख दिया 10/60। ठीक है, 1/6 कर दिया, तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 11 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज 11 किलोमीटर, एंड इन वन रेवोल्यूशन इट कवर्स 80 पाई सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या हो जाएंगी? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस पर रेवोल्यूशन। क्लियर होगी बात? ये अभी ये वाला ही क्वेश्चन कर लेना, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना मैं सारे इकट्ठे आपको भेज दूंगी, मुझे वो मिल नहीं रहा अभी। तो एक ना लिखा हुआ था सारे क्वेश्चन उसने इकट्ठे लिख दिए थे, क्या वो डिलीट हो चुके हैं तो फिर यही होगा। क्लियर हो गया बच्चों ये? तो यहाँ से अब सॉल्व कर लो। ये 11 किलोमीटर है, मैंने इसे पहले मीटर्स में चेंज किया, फिर इसे सेंटीमीटर्स में चेंज किया। 80 पाई था, पाई को लिख दिया 22/7। इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। मैं देखती हूँ, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन और नहीं करवाऊंगी। अब हम आते हैं जो हमारा रेलिवेंट मटेरियल है। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे? ठीक है ना? तो इसमें सिर्फ एक ही बेसिक नोटिस चीज याद रख लेना आपने, मैंने कहा था ब्रॉडली एक ही चीज है, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। दैट इज वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर एवरी टाइम दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं करना आपने। 2 2 2 5 5 5 रह गया, तो 125 रह जाएगा। आंसर विल बी 625 रेवोल्यूशन। तो समटाइम रेवोल्यूशंस आर गिवन, अगर रेवोल्यूशंस नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दी होगी तो डिस्टेंस दिया होगा, डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अगर उसने कहा है कि 625 रेवोल्यूशंस बनाती है ना, तो आपने कहा कि 625 रेवोल्यूशन प्लस डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, उसके हिसाब से कैन फाइंड रेडियस, एनीथिंग वो क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं आपकी एक्सरसाइज 12.2 के बेस। 12.2 में ना सबसे जो आसान चीज आपको करनी है, दिस टॉक्स अबाउट सेक्टर। लास्ट क्लास में ना, अपने लास्ट 9th क्लास में सेक्टर्स और सेगमेंट सर्कल की पढ़ी थी, है ना? सर्कल होता है कंप्लीट, मैंने क्या किया, एक सेंटर से दो कॉर्ड्स ड्रॉ कर दी। ठीक है, और इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलें? सेक्टर ऑफ अ सर्कल।
दिस इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ अ सर्कल. पिज्जा स्लाइस, अगर इसको प्रैक्टिकली देखना है तो एक पिज्जा स्लाइस है, ठीक है, जो उसकी शेप होती है, इट्स ब्रॉडली शेप ऑफ अ पिज्जा स्लाइस. पूरा सर्कल शेप में आता है पिज्जा, उसकी एक स्लाइस अगर लेते हैं तो वो सेक्टर ऑफ द सर्कल है. क्लियर हो गया? तो सेक्टर ऑफ द सर्कल, इसकी ये रेडियस और ये रेडियस और ये सेंटर पॉइंट हुआ सर्कल का, ये सर्कल का आउटर बाउंड्री का पार्ट. ठीक है, अब अगर मैं क्या करती हूँ, सर्कल को कंप्लीट किया, ठीक है, और फिर से इरेज कर दिया, मान लो इसको अलग कर दिया. क्लियर हो गया इतना? तो दिस इज द सेक्टर ऑफ सर्कल. ठीक है, ये सरकमफ्रेंस था, छोटा सा पोर्शन, इस छोटा सा पोर्शन हमारे पास ऐसे इसके आउटर सेक्टर की बाउंड्री में आ गया. ठीक है, तो जो ये अब मैं रेड लाइन मार्क कर रही हूँ ना ऐसे सर्कल में, इसको हम क्या बोलते? ये कौन से पोर्शन का बनकर आया है, कहां से निकला है? ये सर्कल के सरकमफ्रेंस से. तो इसको हम बोलते हैं आर्क ऑफ सर्कल. क्लियर हो गया? दिस इज रेडियस, रेडियस, और जो सर्कल का सेंटर है वही सेक्टर का सेंटर होगा, रेडियस उनकी इक्वल होगी. तो जो इन दो चीजों में हमें निकालना है वो होता है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, क्योंकि वो सरकमफ्रेंस का पार्ट है तो सरकमफ्रेंस से निकलेगा. और एक ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर, कि इस वाली स्लाइस से कितना एरिया सर्कल का अपनी तरफ से ले लिया. ठीक है, कंप्लीट सर्कल के लिए कितना होता है? कंप्लीट सरकमफ्रेंस कितना होता है? पाई आर, 2 पाई आर. ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हमें निकालना है तो हम एंगल में जाते हैं. सर्कल के पास कंप्लीट एंगल कितना होता है, पूरा घूम कर अगर हम लेते हैं तो कंप्लीट एंगल कितना होता है? ये 360 डिग्री. इसमें से तो देखो इसने इतना पोर्शन रखा है थीटा, पूरा सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, सेक्टर में कितना रखा? थीटा बाय 360. ऐसे ही लेंथ ऑफ आर्क क्या आ गई? थीटा बाय 360. समझ आ गया? इसको फॉर्मूलाज को लिखो. So we have length of arc as 2 pi r theta by 360, area of sector as pi r square theta by 360. तो आपको एंगल दिया होगा, रेडियस दिया होगा, आपको निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर, आपको निकालना है लेंथ ऑफ आर्क. ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क मतलब बस आर्क पे चले, एरिया ऑफ द सेक्टर मतलब हमने पिज्जा स्लाइस पूरा ले लिया. लेंथ ऑफ आर्क मतलब वो जो मोटा वाला पीस होता है पिज्जा स्लाइस का, आउटर वाला मोटा सा वो पीस होता है जिसमें चीज बर्स्ट होता है समटाइम्स, या फिर उस पर आपने सिर्फ केचप की एक लाइन बनाई, या वो पीस हम छोड़ देते हैं कि अब आउटर बाउंड्री वो थिक वाला होता है उसको छोड़ देते हैं, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क. समझना बहुत जरूरी है. और एक टर्म और आएगी बिकॉज बाकी सब अगर इसको डिलीट हो चुका है, दैट क्वेश्चन सच में कहती हूँ, वो लास्ट ईयर ना बीआरएस कॉन्वेंट के पेपर में था, बीआरएस सेकंड हार्ट में, और 5 मार्क्स का था, और जबकि वो 2 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था. इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर. लिखो इस चीज को, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर. देखो सरकमफ्रेंस अलग होता है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर या पेरीमीटर ऑफ अ शेप कभी भी कहा जाता है, किसी भी शेप की पेरीमीटर मतलब हमने सारी बाउंड्रीज ले ली. अब सेक्टर जो है वो सिर्फ आर्क से नहीं बना हुआ, उसमें 2 रेडियस भी आई है, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज 2 रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क. पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज 2 रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क. बात क्लियर होगी सबको? ये perimeter of the sector is 2 radius plus length of arc, and this will give you
वेरी नाइस फॉर्मूला, एक बहुत अच्छी सी चीज आएगी। क्लियर हो गया? इस लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर में देखो बाकी सब चीजें कॉमन है। टू, इसमें टू एक एक्स्ट्रा है, इसमें टू नहीं है। इसमें रेडियस एक बार है, इसमें रेडियस दो बार है। क्लियर हो गया? एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क के फॉर्मूलाज को अगर हम कंपेयर करें, एक है 2 पाई r थीटा/360 और एक है पाई r इंटू आर थीटा/360। दिस इज लेंथ, दिस इज एरिया। ये एक फॉर्मूला याद कर लेना, मान लेना इस बार पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। एक्स्ट्रा है क्योंकि ये क्वेश्चन इस चैप्टर में अगर कुछ नहीं रह गया ना, तो जो क्वेश्चन छुपे हुए हैं ना वो सब आ जाएंगे लास्ट में, वो बहुत घुमाता क्वेश्चन सैंपल पेपर्स में सब में। राइट? इतना क्लियर हो गया? अब अगर मुझे लेंथ से एरिया निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क से एरिया तक पहुंचना है, इसमें एक रेडियस फालतू है, मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है? ये टू नहीं चाहिए, टू से डिवाइड कर। समझ में आ गया? तो फॉर्मूला क्या आता है? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ इंटू रेडियस बाय। ये क्वेश्चन का एक फॉर्मूला लिख लो, इसको बाद में क्वेश्चन में ना एक्स्ट्रा में आपको यूज करवा दूंगी, अपनी बुक शुरू करवा रही हूँ आपको। एरिया ऑफ सेक्टर, सारे इकट्ठे फॉर्मूलाज लिख लो ना अपने, जो भी मैंने बताया, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, दीज कीवर्ड्स ये हमारे पास इकट्ठे होने चाहिए एक जगह। एरिया ऑफ सेक्टर इज लेंथ इंटू रेडियस बाय 2। समझ में आ गया इतना? ये कैसे यूज करेंगे ना, ये फॉर्मूला पता होगा ना, इसलिए आपको एप्लीकेशन पे आ जाएंगी। क्वेश्चन टू ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। होता क्या है, आपको दिया होता है लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दी हुई है, आपको पेरीमीटर दिया होगा और कहा होगा कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, रेडियस दिया होगा, तो आप लेंथ ऑफ आर्क निकालोगे, उसके बाद रेडियस आपको दिया होगा, यू विल फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि उसमें ना एंगल निकल नहीं पाता जल्दी। राइट? अब आते हैं एक और चीज आपने लिखना है इस पूरे क्वेश्चन में ना, मैंने आपको सेक्टर तो समझा दिया, एक चीज हमने और कही थी, इस सेंटर दो रेडियस हमने बना दिए, ये तो पूरा सेक्टर है ये। ठीक है? अब मैं क्या करती हूँ, ए भी ना एक सर्कुलर लाइन, एक सर्कुलर पोर्शन आपके साथ कनेक्टेड थे, अगर मैंने इन्हें स्ट्रेट लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया, तो जो ये वाला पोर्शन बना, इसको हम क्या बोलते हैं? सेट। तो अब हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है? तो इसमें हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर हमेशा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन से वाला? एओबी। सेक्टर में से सेक्टर का एरिया आपको निकालना आता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 एंगल दिया होगा, तभी आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हो, है ना? और ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है। अब यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल, पहले फॉर्मूला लिखो फिर इस ट्रायंगल क्या आता है। मैं जो चीजें लिखाऊंगी ना बहुत जरूरी है, वो लिख लेना। राइट? बहुत जरूरी है, उन्हें लिख लेना, क्योंकि इकट्ठे फॉर्मूलाज आ जाएंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत आसान है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, एरिया ऑफ सेक्टर तो आप निकाल लोगे, थीटा आपको कुछ भी दिया होगा यहाँ पर, 1 2 3 4 25 28 29 कुछ भी दिया हो, यू फाइंड दिस एरिया। जब एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा ना, तो हमारे पास थीटा जो है वो रेलिवेंट हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल का एरिया निकालना हमारे झगड़े की बात है। हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आपने तीन चार चीजें की हुई है। पहले तो ये ट्रायंगल बनता कौन सा है? ट्रायंगल एओबी की टाइप क्या है, क्या लगता है कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस है। इसका एरिया निकालना है, एरिया निकालने के दो तीन वेज होते हैं, दो तीन वेज आपने पढ़े हुए हैं, दो वेज पढ़े हुए हैं, कौन सा? एक तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दूसरा क्या पढ़ा हुआ है? हीरोन्स फॉर्मूला। इसकी दो साइड्स आपको गिवन होगी, क्योंकि रेडियस गिवन होगी। तीसरी साइड होगी कॉर्ड ऑफ द सर्कल, या तो ये दी होगी या नहीं दी होगी, अब मोस्टली नहीं दी होगी, है ना? अगर नहीं दी तो हम क्या करें, हम कैसे एरिया निकालें? तो इस एरिया के लिए ना एक फॉर्मूला जो आप याद करोगे, जो सिर्फ 30 डिग्री में यूज होता है, बाकी सब में तो आप आई थिंक क्वेश्चन यूज ही हो जाएगा, 45 में भी यूज होगा। ठीक है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला जो आप निकालोगे वो होता है हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। मतलब वो क्या कहते हैं कि एरिया कैसा निकला, कि कोई भी ट्रायंगल ले लो, कोई भी any triangle in this world, if you have the adjacent sides, दो adjacent sides और उनके बीच का एंगल है आपके पास, ये पूरा फॉर्मूला डिराइव हुआ है, आगे जाके आप डेरिवेशन उससे सीख भी लोगे। आपके पास क्या है? दो साइड्स हैं और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल है,
तो आप इसका एरिया ऐसे निकाल सकते, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। समझ में आ गई बात में? एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इन दिस वर्ल्ड, हीरोन्स फॉर्मूला भी निकालता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी निकालता है, लेकिन अगर मेरे पास बेस और हाइट ना हो, सिर्फ दो साइड्स हो, तो कहते हैं दो एडजेसेंट साइड्स ले लो, उनके बीच का एंगल ले लो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा। इसके साथ आप कोई भी ट्राइंगल आपको दिया हो, आप उसका एरिया निकाल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री में आती है। अब साइन थीटा तो हमें आएगा 30, 45, 60। इसके अलावा कोई आने से रहा, ठीक है ना? तो यू हैव एरिया ऑफ एवरी ट्राइंगल। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 30, 60 और 90 ही है। फिर हो गया, और सिर्फ एक केस होगा 120 डिग्री का, जो कि इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड नहीं है। इतना क्लियर हो गया? चलो अभी पहले थोड़े क्वेश्चन भी करवाती हूँ, ये आगे करवाऊं पहले। मेरा मन है एक और फॉर्मूलेज लिखवा दूं, फिर आराम से क्वेश्चन करेंगे। करवा दो फॉर्मूला, है ना? चलो, ये होता है फॉर डिफरेंट एंगल्स। देखो, लिखो, इससे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। डिफरेंट केसेस लेते हैं। फर्स्ट केस है सेंट्रल एंगल इज 30 डिग्री। सेगमेंट में, सेक्टर में तो मुश्किल आएगी नहीं। तो आपने क्या किया, पाई आर स्क्वायर 30/360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन 30, ये फॉर्मूला यूज कर लिया, ठीक है। सेकंड है थीटा इज गिवन एज 45 डिग्री। तब आपने क्या किया, पाई आर स्क्वायर 45/360 माइनस हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन 45, वो भी आपके पास है, ठीक है ना। साइन 45 की वैल्यू भी हमारे पास। अब थर्ड वाला केस आता है जब थीटा हो 60 डिग्री। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये ना लास्ट क्लास में भी किया होगा आपने 2-3 बारी, और यहाँ पर ना एरियाज और सर्कल्स में भी जरूरी है ये चीज, ये में दिया हुआ है, ठीक है। 60 डिग्री ना सेंटर एंगल है, तो 60 डिग्री सेंटर एंगल जब हो जाता है, ओ इज द सेंटर फिगर इज नॉट ड्रॉन एज पर स्केल, हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल दें हम, ठीक है। ये वाला है, ये वाला है। कमिंग टू दिस वन, ये ट्राइंगल अगर सेंटर एंगल 360 बनता है, तो ट्राइंगल के बारे में कह सकते हैं क्यों होगा इक्विलेटरल, ये दो साइड्स इक्वल है, तो ये भी एंगल इक्वल होंगे। 120 दो में मेजर हो गया, तो 60 बात वही है। करोगे तो आप यही पाई आर स्क्वायर 60/360, मैंने कहा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन 60 आ गया। साइन 60 क्या होता है, √3/2, तो ये क्या बन गया, देखो, √3/4 आर स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। When theta is 60 degree, then the internal triangle, then the triangle is equilateral. तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, साइन 60 चाहे ना भी यूज करना, ठीक है। अब फोर्थ केस है, लिखो, जब थीटा दिया हो 90 डिग्री, लिखो थीटा इज 90। उस केस में क्या होगा, इफ सेंट्रल एंगल इज 90, इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। और सर्कल के लिए क्या बोलते हैं जब 90 डिग्री एंगल दिया होता है, क्वार्टर सर्कल या फिर क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल एरिया निकालना है इसका, या आपको इसका पेरीमीटर दिया होता है, क्वेश्चन भी होगा एक। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल,
ठीक है, इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट। राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको रेडियस दी होगी, साइन 90 कितना होता है, समझ में आ गया ना फॉर्मूला, हाफ इंटू आर इंटू आर। मैंने इसी से याद किया हुआ था, जब हमें सिखाया गया था ये फॉर्मूला, तो उन्होंने यही सिखाया था, सर ने मुझे यही सिखाया था, टीचर थे हमारे, तो उन्होंने यही कहा था कि इसको याद कर लेना, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल साइन 91 है, दैट्स व्हाई ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू ए इंटू बी हो गया, दो एडजेसेंट साइड ले ली 90 वाली, राइट, और साइन 90 को हमने 1 कर दिया, दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूला केम इनटू एग्जिस्टेंस। ऐसे ही ऐसे याद कर सकते हो। तो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, साइन 90 ना भी निकालो तो आपके पास आएगा पाई आर स्क्वायर 90 बाय 360 माइनस हाफ इंटू आर। क्लियर हो गया। एक 120 डिग्री वाला एंगल है, इसको हम बाद में स्टडी करेंगे क्वेश्चन के साथ। अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 1, इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होंगी। चलो अब फटाफट से हमने इस एक्सरसाइज को खत्म करना है। एग्जाम्पल 1, और एक दो चीजें एक्स्ट्रा और करवानी है, तो क्विकली 120 वाला ना क्लास के बाद ही करवाती हूँ। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो, और एग्जाम्पल 2 सेम है बिल्कुल, ठीक है, उससे पहले सारे कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1 में कहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, रेडियस इसकी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, सेंटर पे एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। सेक्टर का एरिया निकालना है तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो पाई को कुछ मेंशन किया हुआ है, हाँ 3.14, रेडियस के लिए 4 इंटू 4, थीटा इज 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। अच्छा एक चीज इसमें और थी, छोटे वाले पोर्शन को हम बोल देते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बाकी बच जाता है उसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, और जो ये हो गया दिस इज माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और जो हमने अलग कर लिया, ठीक है, दिस इज मेजर सेक्टर, ठीक है, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर क्लियर है। तो जो हम ये एरिया 30 डिग्री के साथ निकाल रहे हैं दिस इज माइनर सेक्टर एरिया, ठीक है, कैलकुलेशन कर लो इसकी, ये 12 और ये 3 से गया, तो 3.14 विल बी 12.56 डिवाइड बाय 3, क्योंकि एरिया कहा गया है तो यूनिट्स जो उसके होंगे स्क्वायर सेंटीमीटर में होंगे, तो आप लिखोगे 4.198 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, देखो अगर माइनर सेक्टर के पास एंगल 30 डिग्री गया है तो मेजर के पास एंगल कितना होगा 330, या तो उससे लेकर कर लो, या फिर कंप्लीट सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कर लो। तो मैंने किया पाई आर स्क्वायर माइनस 4.19 स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 4 इंटू 4 माइनस 4.1 जो बुक में दिया हुआ, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, या डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा सकते हो पाई आर स्क्वायर 330 बाय 360, विच एवर वे यू फाइंड कन्वीनियंट। मुझे थोड़ा सा ये अच्छा लगेगा क्योंकि 16 से मल्टीप्लाई करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। 3.14 इंटू 16, 4 से तो आपने एक बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, 1256 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 424 2 10, और ये आ जाएगा 5 50.24 आ गया माइनस 4.19, तो 4 में से गया 5,
46। ठीक हो गया इतना। एग्जाम्पल 2 और क्वेश्चन नंबर 7 बाद में करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर ले पहले। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 1। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया निकालना है। अगर आपको रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60। कर लोगे तो कैसे, तो करो। इसे सबसे इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन नंबर 3, आजकल ना इसका 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी वाला आ गया है। तो सेक्टर रेडियस से 6 सेंटीमीटर, एंगल ये हो गया सॉल्व। क्या आएगा, पाई 6 स्क्वायर थीटा इज 60 डिवाइडेड बाय 360। यही आ रहा है ना। तो दिस विल बी, पाई को क्या लिया 22/7, कुछ नहीं मेंशन किया हुआ, तो 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 60 डिग्री बाय 360, ये कैंसिल हो गया। तो 22 इंटू 6/7, 132/7, इट इज 18.89। और क्या लिखोगे, स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं एरिया निकालना है क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट एक सेक्टर का नाम है जिसका एंगल कितना होता है, 9 1/4 भी ले सकते हो, मुझे पता है कि क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ द होल सर्कल। जिसका सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस किसका दिया हुआ है, सर्कल। circumference of circle is 22 सेंटीमीटर, let the radius be r। तो उसके बेसिस पर you will find the radius of the circle। कितनी आ जाएगी, 7.7/2 या 3.5 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट का हुआ है, तो मैंने कहा पाई
फॉर्मूला लिख देना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। आर क्या हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2, थीटा इज 90/360। This will be 11/8 square centimeter, 2.75। हाँ 77/8, मेरी गलती, कैलकुलेशन से 77/8, so which will be equal to 9 का 72 है ना, फिर आ गया 72 50, so 6 का नहीं, हाँ 48, राइट, फिर आ गया 20, फिर आ गया और 2 का मैं 4 से डिवाइड कर जाती हूँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लेना, ठीक है, पेपर्स में भी आ सकता है। और दूसरी चीज है, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ एक चीज और याद रखना, इसका जो पिछले साल 1 मार्क क्वेश्चन जो आया था वो क्या था। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में अब क्या हुआ है, क्लॉक के बारे में मेंशन किया हुआ है, क्लॉक, ठीक है। तो क्लॉक में ना दो हैंड्स होते हैं, एक होता है आर हैंड और एक होता है मिनट हैंड। सेकंड हैंड को हम काउंट नहीं करते, सो वी टेक मिनट हैंड। स्पीड किसकी फास्ट होती है, आर हैंड या मिनट हैंड? मिनट हैंड, ठीक हो गया। तो कहते हैं कि मिनट हैंड ना इस क्लॉक में चल रहा है, उसकी लेंथ आपको दी हुई है 14 सेंटीमीटर। अब इसमें ये जरूरी नहीं है, रेडियस तो आपको दिया ही होगा, दिस 14 लेंथ ऑफ द मिनट हैंड विल बिकम द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स ये निकालना है। तो मुझे सेंट्रल एंगल चाहिए होगा, ठीक है। तो अब इसमें आएगा एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स। पहली बात तो हमें सेंटर का एंगल निकालना है। अब आपको मिनट हैंड में भी निकालना होगा, आर हैंड में भी, क्योंकि क्वेश्चन आर हैंड का आएगा। बुक में दिया मिनट हैंड, पेपर में क्वेश्चन आर हैंड पे, कैसे, ठीक है ना। अब इसमें हमें पता है कि जो मिनट हैंड है, लिखो मिनट हैंड covers one complete circle in how much time? 12 से स्टार्ट हुआ, पूरा सर्कल उसे घूमकर दोबारा से 12 पे आना है, तो कितने टाइम में आ जाएगा आपका? मिनट हैंड है 1 मिनट, 1 1 आवर 60 मिनट्स में मिनट हैंड एक एक मिनट करके डिस्टेंस कवर करेगा, पूरा चक्कर लगाएगा गोल चक्कर क्लॉक का, और वो लगा लेगा 1 आवर, जिसे हम बोलते हैं 60 मिनट्स, ठीक है ना। कंप्लीट सर्कल का मतलब क्या हुआ, 360 डिग्री। So minute hand covers 360 degrees in 60 minutes. Minute hand covers 360 degrees in 60 minutes. So what is the distance? What is the degrees या angle made in 1 minute? Angle made by minute hand in 1 minute.
360 डिग्रीज बाय 66 डिग्रीज पर मिनट, इसे स्पीड ऑफ मिनट हैंड भी कह सकते हैं, या मिनट हैंड मेक्स 6 डिग्रीज इन 1 मिनट, कवर्स 6 डिग्री इन 1 मिनट। ये जरूरी चीज है, ये याद कर लेना। अब पेपर में पता क्या क्वेश्चन था, मुझे शौक है थोड़ा सा बच्चों को ना एक्स्ट्रा कुछ सिखाने का, कभी कभी क्लास में कि आई हैव टू शो ऑफ, तो मैंने आर हैंड वाला भी सिखाया था कि आर हैंड कैसे निकालते हैं, और पेपर में वो क्वेश्चन आर हैंड का ही आया। मैं ये नहीं कहती कि एक बच्चे ने सॉल्व किया, उसने कहा नहीं मैम किया हुआ था क्लास में, राइट। अब वो क्वेश्चन था व्हाट इज द एंगल मेड बाय आर हैंड इन 1 मिनट। लिखो, ये 1 मार्क क्वेश्चन था, लास्ट के बोर्ड, अभी जो बोर्ड दो कर चुके हैं, एंगल मेड बाय आर हैंड इन 1 मिनट। ठीक है, अब आर हैंड की मूवमेंट क्या होती है, वो पहले 12 से 1 पे आएगा, 1 से 2 पे, 2 से 3, 3 से 4, तो पूरा सर्कल वो कितने टाइम में कवर करता है, 12 आवर्स। 24 नहीं, घड़ी में 24 आवर्स नहीं होते कभी भी, घड़ी हैज ओनली 12 आवर्स, एएम पीएम हम बाहर देख के डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो आवर हैंड लिखो, आवर हैंड कवर्स 360 डिग्रीज इन 12 आवर्स, तो 360 डिग्री कवर्ड इन 12 into 60 minutes, तो एंगल मेड बाय आवर हैंड इन 1 मिनट, तो क्या होगा 360 बाय 12 into 60, इसको बोलते हैं हाफ डिग्री पर मिनट। ठीक है, हाफ डिग्री पर मिनट, दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ आर। आर हैंड की स्पीड क्या है, हाफ डिग्री पर मिनट, या फिर एंगल मेक करता है वो हाफ डिग्री इन 1 मिनट। क्लियर हो गया। और यहीं से ना अगर कभी कभी तो एक घड़ी को सेट करते हो तो पता लगता है कि आफ्टर सम टाइम इसमें टाइम पीछे हो गई है, हमने किसी घड़ी के साथ उसे मैच किया एंड आफ्टर सम टाइम उसने टाइम लूज कर लिया, तो उसे स्लो वॉच बोलते हैं। और एक होती है वो घड़ी, अगर मैंने 10:05 को सेट किया तो आफ्टर एक घड़ी में 10:05 होगा, सेम जिससे सेट किया, दूसरी वाली में 10:10 हो जाएगा, वो टाइम गेन करती है, तो वो होती है फॉल्टी वॉचेस। तो इसी 6 डिग्रीज और हाफ डिग्री के साथ ही हम पता करते हैं कि कौन सी वॉच फॉल्टी है, होगी या नहीं होगी, कितना मिनट वो गेन करती है, और किस तरह का, मतलब फॉल्टी वॉचेस का इस तरह से पता लगता है आफ्टर दिस स्पीड को कंपेयर करके। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन में, उसने कहा है लेंथ ऑफ मिनट हैंड, क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज 14 सेंटीमीटर, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे मिनट हैंड मेक्स 6 डिग्रीज इन 1 मिनट, so minute hand will make 6 into 5 degrees in 5 minutes. Angle made by minute hand in 1 minute is equal to 6 degrees. Angle made by minute hand in 5 minutes is equal to 30 degrees. तो ये 30 आपके पास क्या हो गया, थीटा, रेडियस क्या हो गई 14 सेंटीमीटर, तो एरिया स्वेप्ट, तो कभी कभी क्या जाता है व्हाट इज द टिप, हाउ मच डिस्टेंस द टिप कवर्स इन 5 मिनट्स, उसमें आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस कवर्ड बाय टिप इन 5 मिनट्स, तो ये क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय टिप, इसे क्या निकालना होगा, टिप ने कितना डिस्टेंस कवर किया, लेंथ ऑफ आर्क। बात वही है, एंगल तो मिनट हैंड का 30 डिग्री ही बनेगा 5 मिनट में, समझ में आ गई बात है, लेकिन इसमें आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, इसमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर विच इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, 22/7, radius is 14 into 14, theta is 30 into 360, तो ये 2 हो गया, यहाँ से ये 12 आ गया, इसको 6 लिख लेंगे, इसको 7 और इसको 3 लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो अगर लेंथ ऑफ आर्क निकालने को कहा जाए डिस्टेंस कवर्ड बाय टिप, तो आप लिखोगे 2πr थीटा बाय 360। क्वेश्चन नंबर 5 करो।
फोर। अच्छा हाँ, माइनर सेगमेंट का होगा और मेजर सेक्टर का है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में, क्योंकि एक में माइनर सेगमेंट कहते हैं, एक में सेक्टर सेक्टर कह देते हैं। तो दिस क्वेश्चन ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट। Chord of a circle of radius 10 centimeter subtends right angle at the center. Area of minor segment. ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, 3.14 यूज करने को कहा है, तो 10 इंटू 10 इंटू 90 बाय 360 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 10, सो 3.14 डिवाइडेड बाय 4, 314, 3.14 नहीं, क्योंकि 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 314 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 50। ठीक है, और कहा हुआ है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, चलो मेजर सेक्टर का एरिया भी निकाल लो। थीटा क्या हो जाएगा, 270, तो इसमें थीटा हो जाएगा 360 माइनस 90 एज 270 डिग्रीज, रेडियस तो 10 रहेगा, तो पाई 10 का स्क्वायर इंटू 270 बाय 360, सो 314 इंटू 3 डिवाइड बाय 942 डिवाइड बाय सेक्टर का हो, यही तो गलती है इसमें, इसमें कहा है मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर, दैट्स व्हाई आई सेड दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। होता क्या है, हम लोग सेक्टर की जगह मेजर सेक्टर का है ना, तो सेगमेंट पढ़कर उसमें से टोटल एरिया में से माइनस कर देते हैं कि सेगमेंट निकाल दिया। समझ में आ गई बात है, तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 करो, और इससे 3-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाने हैं मुझे, तो जल्दी से आप क्वेश्चन कर लो इसके। क्वेश्चन नंबर 5, length area of radius is 21 centimeter, arc subtends an angle of 60 degree at the center, find length of arc, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री, 2 इंटू 22/7, 21 इंटू 60 बाय 360, एरिया ऑफ सेक्टर
कैलकुलेशन तो खुद कर लो भाई। बुक में इतना ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी अगर छोड़ते हो तो मार्क्स मिल जाएंगे इसके। यहाँ पे बस मेंशन कर देना ट्राइंगल इज इक्विलेटरल तो √3/4 आर स्क्वायर आपने कर दिया। यहाँ पर आप देखो ना एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एओबी मेंशन कर दिया, ताकि आपने उसका फॉर्मूला डायरेक्टली हमने यूज कर। क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। क्वेश्चन 6 आप खुद कर सकते हो, फटाफट से करो। इसमें अब निकालना है माइनस सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये सब करवाने के बाद उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी 120 डिग्रीज और जो एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझे करवाने। क्वेश्चन 6 में कहा है कॉर्ड ऑफ सर्कल, रेडियस आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। अगर थीटा 60 डिग्री है तो सेगमेंट वाला ट्रायंगल क्या बन जाएगा? इस सेगमेंट वाला ट्रायंगल कौन सा वाला बन गया ये? बस, तो हम लिखेंगे, बस इसमें मेंशन कर देना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हाँ, फॉर्मूला √3/4 आवर्स का डायरेक्टली यूज कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। मतलब पता क्या होता है, मैं इसलिए कहती हूँ मल्टीपल, जैसे तुम्हें वो आइडेंटिटी भूल गई क्या, मैं पढ़कर नहीं आया हूँ, है ना? बाई चांस मौके पे भूल जाए तो आपके पास कोई वे हो डिराइव करने का, वो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा भूल जाता है, क्या करोगे इसमें? तो आपके पास पता है ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो डायरेक्टली हमने वो कर दिया, कोई गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि तेरा दिमाग तो ठीक है, मेरा भी दिमाग ऐसा ही था, मौके पे मैं चीज भूल जाती थी, या फिर मेरा माइंड ही इतनी कंफ्यूजन क्रिएट करता था कि अच्छा ये नहीं ये है, ये नहीं ये है, तो आई हैड टू चूज वन वे कि मैं अपने आप को कन्विंस कैसे करूँ उस टाइम बैठ। ठीक है ना? इसे सच में प्रैक्टिकली कह रही हूँ, स्टूडेंट लाइफ में मैं बहुत कंफ्यूज कि कैसे इसका आंसर ये नहीं, मल्टीपल मेरे पास आइडियाज आते थे कि ऐसे हो रही ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो उसमें ना फिर मैं लॉजिकली सोचती थी कैसे इसको लेना है, कैसे याद रखूंगी कि जब कंफ्यूजन आएगी, सो हाउ विल आई कन्विंस माई सेल्फ। तो सारे आर्गुमेंट्स मैंने बिल्ड किए होते थे अपने दिमाग में। बस ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है, जो भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो उसको लिखना बहुत जरूरी है। चाहे आप हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा यूज कर रहे हो, चाहे आपने लिख दिया ट्राइंगल इक्विलेटरल है उससे यूज कर रहे हो, बस फॉर्मूला जरूर लिख देना। उसके बाद तो कैलकुलेशन है, उसको चाहे एक बार लगाओ। अब √3 की वैल्यू अगर आपको दी हुई है तो आपको उसे लिखना जरूरी है। √3 की वैल्यू दी हुई है तो आपने उसको सॉल्व करना है, 1.73 इंटू 15 तो ये कैलकुलेशन अब बहुत जरूरी हो जाती है। तो इस कैलकुलेशन को मतलब मैं कैसे करती हूँ, मैं 15 स्क्वायर को कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, सो 3.14 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा, माइनस 1.73 डिवाइड बाय 4।
225। तो जब इसको सॉल्व किया तो ये 1.57 डिवाइड बाय 3 माइनस 1.73 डिवाइड बाय 4, ये भी कर सकते हो। वैसे अगर 15 कॉमन ना लें तो इजी रहता है, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मुश्किल आएगी, है ना। एक 15 कॉमन ले लो। चलो करो कैलकुलेशन। √3 की वैल्यू दी हुई है आपको, इसीलिए वरना मैं कभी ना सॉल्व करूँ। पहले वाले क्वेश्चन पे भी सॉल्व नहीं किया था क्योंकि उसमें वैल्यू नहीं दी हुई थी। तो सीबीएसई जब वैल्यू लिखता है और वो लिख देता है, ये कुछ नहीं जाता उसका, एक पेन नहीं घूमना होता। ठीक है, तो यू शुड बी थरो विद योर कैलकुलेशन। 22 बाय 22 25 1.09 बाई 12। सो मैं इसको 4 और ये आ जाएगा 15, 7 का 21 75। तो इसको अब ऐसे यूज कर लो, है ना। तो 109 इंटू 75, 545 367 5718। तो 81.75 डिवाइड बाय 4, 20416 312 7 यार। 20.4375 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन होंगी बस, और कुछ नहीं। तो यूजुअली नंबर्स आपको इजी दिए होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, 21 दिया और 22/7 से कैंसिल हो जाए। बट थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो होंगी जैसे स्टैट्स में होती है। कन्विंस थोड़ा सा इजी कर देते हैं आपके लिए, पर कैलकुलेशन होती है उसमें। अब एक नेक्स्ट हमारे पास है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। इसमें अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सर्कल का एरिया आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर, सेगमेंट का 20.4375, 3.14 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 20.4375। तो क्या करने पड़ेगा, 60 1 2 45 471 15 6 10 50 70, ये आता है 706.50। बिल्कुल, माइनस 20.437, यही आ रहा था ना। 25 आ गया और 9 में से 6 गया और ये 0 आ जाएगा। तो इसमें से 20 निकाले तो 86 आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 बाद में करवाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 8 करो। A horse is tied to a peg at one square corner of a square shaped grass field. ये स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है। एक कॉर्नर पर एक कील सी लगाकर, पैग होता है छोटी सी कील जो उनकी टाइम वाली होती है, उसको लगाकर एक हॉर्स को बांधा हुआ है। और जो उसको बांधा हुआ है साइड दी हुई है 15 मीटर, लेकिन उसको जो रोप दी हुई है वो 5 मीटर लॉन्ग है। तो हॉर्स की जो रोप है वो 5 मीटर लॉन्ग है। दिस इज स्क्वायर फील्ड, यहाँ पे मतलब पूरी फेंसिंग की हुई है और कॉर्नर पे उसको बांध दिया। तो फाइंड द एरिया ग्रेस्ड बाय द हॉर्स, फाइंड द एरिया इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो हॉर्स अगर मूव करेगा यहाँ से पूरा 5 घूमकर ऐसे,
इस तरह से मूव कर सकता है। तो एरिया ग्रेस्ड बाय द हॉर्स क्या होगा, विल बी इन द शेप ऑफ अ सेक्टर ऑफ थीटा, जिसमें क्या होगा, बस पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री का फॉर्मूला। पाई हम यूज करेंगे 3.14 क्योंकि दिया हुआ है, जरूर चेक कर लेना। और पता मैं कैसे चेक करती हूँ, जहां मुझे ना ये रेडियस जो है वो कितनी दे दी, 5 सेंटीमीटर, तो आप क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 5। समझ में आ गया, थोड़ा सा ये लिख देना। तो रेडियस है 5 into 5, तो मैं हमेशा जब मेरे को ना 714, मुझे ये सब नंबर्स नहीं दिखते, 3.15 ऐसा कुछ करके अगर नंबर्स नहीं दिखते हैं जो इजिली डिविजिबल है बाय 7, सो आई ऑलवेज लुक फॉर वैल्यू ऑफ पाई, कि पाई की वैल्यू उन्होंने पक्का ना 360, और एक ना 157 करके कभी दिया होता है, तो वहां पर भी चेक करेंगे ना, तो यू ऑलवेज कम अराउंड, इसको मल्टीप्लाई कर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा, कर लोगे ना कैलकुलेशन, करवाऊं आगे। चलो अब उससे कहा है द इंक्रीज इन एरिया, इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, क्या आंसर आया, 19.625। अब उसने कहा है इंक्रीज इन एरिया, इन ग्रेजिंग एरिया, इफ द रोप इज 10 मीटर लॉन्ग। कहते अगर ये रस्सी ना 10 मीटर की होती तब उसका इंक्रीज इन एरिया निकालो, तो इसमें आपने न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया भी कर सकते हो, ये डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला, क्योंकि इंक्रीज निकालना है, तो यहीं से ना, तो विड्थ वाला मैंने आपको क्वेश्चन करवाया ना सर्कल का, उसका रेलिवेंस आ जाता है कि ये चीज हमें निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, पाई 10 स्क्वायर, थीटा तो 90 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 360 माइनस पाई 5 स्क्वायर 90 360। तो कैलकुलेशंस के बेसिस पर ही मैं कह रही हूँ कि मैंने पाई 90 360 कॉमन ले लिया और लिख दिया 100 माइनस 25। पाई किया आपने 3.14, 90 बाय 360 इंटू 75, ठीक है। और क्योंकि आपने ये एरिया निकाला हुआ है, देखो ये 1.57 इंटू 25 है ना, यहाँ 75 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपने इस वाली चीज को 3 से मल्टीप्लाई करना, बात समझ में आई। 1.57 इंटू 25 किया हुआ है, ऑलरेडी आपने आंसर निकाला 19.625। अब आपने क्या करना है, 1.57 इंटू 75 करना है, तो मैं इसी वाली कैलकुलेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं, टाइम सेव भी हो जाएगा। समझ में आ गया ये, 58.875 है ना, increase in grazing area is 58.875। हम्म, इससे इससे कट किया ना यहाँ पे, हाँ 4 से नहीं 2 से, बिल्कुल ये सेम था ना।
इसको सारी कैलकुलेशन को आपने कट मतलब टू तो यहाँ पे रहेगा ये कॉस्ट, बट व्हाट आई फोकस्ड ऑन वाज कि ये पूरी कैलकुलेशन सेम है और इसका 19.625 आता है। यहाँ पे 75 मतलब इंटू 3 एक और करना है, तो मैं इसी को इंटू 3 कर दूँ। दैट इज व्हाट माय फोकस वाज। तो ये 2 लिखना मैं भूल गई। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। इसमें से ना कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसकी वजह से ना आपका वो सर्कुलर रिंग वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको करवाया था, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाली चीज, तो रेलिवेंट बन जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन तो इसका 5-6 और भी है जो मुझे करवाने चाहिए आपको एक्स्ट्राज में, करवा ही दूंगी अभी मैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, a brooch is made with silver wire in the form of a circle, ठीक है, with diameter 35 mm. The wire is used in making 5 diameters. तो ऐसे ही इसके अंदर 5 डायमीटर, आपने एक वायर लेकर आउटर एरिया तो बना लिया और अंदर ना आपने 5 डायमीटर भी लगा दी। तो देयर आर 5 डायमीटर्स, 2 3 4 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4 और ये 5 के साथ 5। 5 डायमीटर्स आपने यहाँ पर लगाए, ठीक है। सो डायमीटर इज 30, रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी 35/2 mm. टोटल लेंथ ऑफ वायर, वायर कहाँ कहाँ घूम कर गई है, एक तो पूरे सरकमफ्रेंस पर और फिर ये 5 डायमीटर्स पर। तो हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ वायर इज सरकमफ्रेंस प्लस 5 टाइम्स डायमीटर। बात समझ में आ गई। 2 इंटू 22/7 और सरकमफ्रेंस में 35/2, 5 इंटू 35। तो ये आ जाएगा 110 प्लस 175 विच विल बी 285 mm। इतनी तो लेंथ ऑफ वायर चाहिए। समझ में आ गया ना ये चीज। तो वायर को ट्विस्ट करके एक ग्रुप बना रहे हैं, है ना। अब उसके बाद है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। सेकंड है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो ये एंगल आपको कितना दिया हुआ है, पूरे सर्कल को कितने पोर्शन में डिवाइड किया आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड किया है। सो थीटा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बाय 10, 36 डिग्री। तो एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, वो भी कर सकते हो, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो पर लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज टोटल एरिया ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय 10। 22/7 इंटू, बात वही आती है, कैलकुलेशन तो वही हो जाएंगी इसकी, ठीक है। रेडियस हमने कितनी ली है, 35/2, 35/2 और ये आ जाएगा 36/360। तो दिस इज बेसिकली 55 इंटू 35, 175 इंटू 11/20, 175 इंटू 11/20। अच्छा पता क्या करते हैं आप लोग ना, यहाँ पे 5 भी कैंसिल कर देते हो। ये ना पर्सपेक्टिव होता है, 10 को ना कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में छेड़ते नहीं है, क्योंकि आपको पॉइंट लगाना बहुत आसान होता है, विच आई पर्सनली नेवर डू इट, बट आई हैव सीन मेनी पीपल कैंसिल दिस आल्सो कि 2 हो गया फिर डिवाइड बाय 4 करते रहेंगे, ठीक है। 5 देन 2 देन 8 9 और ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 20 करना है, तो 192.5 को डिवाइड बाय 2 करना है। तो 9 का 18, 12 6.2। एरिया ऑफ ईच रूट इज 96। तो 385/4 ही लिखा हुआ है उसने, ठीक है, पर आप यही कर लेना 96.25, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 13 सारे एक जैसे क्वेश्चन है। फटाफट से करो, फिर थोड़े एक्स्ट्रा करवाने हैं। तभी कह रही हूँ कैलकुलेशन घर पे कर लेना, तो इसमें भी शांति नहीं थी। चलो क्वेश्चन नंबर 10, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स each of which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. Find the area between two consecutive ribs of the umbrella. Ribs होती है तो उस पर वायरिंग नहीं लगी होती है umbrella पे, या सेंटर होता है ना, तो ऐसे करके एक वायरिंग लगाई होती है उन्होंने, तो वो रिब कह देते हैं उसको umbrella का। तो उसको आप एक फ्लैट सर्कल मानते हो, जब आपने ओपन किया टॉप में दिया तो आपको एक फ्लैट सर्कल दिखती है, ठीक है। तो वो सर्कल में उसने कहा कि अगर हम इसे कटिंग करते हैं तो यहाँ से इसकी रेडियस मिलती है 45 सेंटीमीटर, और इसमें मैंने 8 रिब्स लगाए हैं, ठीक है। सो एंगल बिटवीन टू कंजेक्टिव रिब्स, तो एक रिब ये है, एक रिब ये है। सो एंगल बिटवीन टू कंजेक्टिव, लिखो, रिब्स, कंजेक्टिव रिब्स। तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 8 कर दोगे, 45 डिग्री। एरिया बिटवीन टू कंजेक्टिव रिब्स इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, जिसमें रेडियस आप ले लोगे 45 सेंटीमीटर, थीटा ले लोगे 45 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इसमें दिया हुआ है, कुछ लेने को नहीं, तो हम लिखेंगे 22/7 इंटू 45 इंटू 45 इंटू 45/360, ये करोगे। तो बस डिवाइड ही नहीं करना, इसमें जो आंसर लिखा हुआ है डिवाइड बाय 28 ही है, तो 2025 इंटू 11 कर लो कैलकुलेशन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, क्योंकि 120 डिग्री वाला जरूरी करवाना है। उसके बाद एक दो क्वेश्चन है जो आई फील कर लो इसी एरिया के रिलेटेड ही। एक तो पेरीमीटर वाला क्वेश्चन है, एक क्योंकि वो ग्रेजिंग एरिया वाला आ गया तो आएगा वही वाला, है ना। और एक कॉपर वायर, कितने वाला क्वेश्चन नहीं आता है, तो वाला नहीं करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11, a car has two wipers do not overlap, each wiper has a blade of length 25 सेंटीमीटर। तो कुछ ऐसे कार का एक मिरर होता है, यहाँ से ऐसे वाइपर लगा होता है, और वो कुछ एक पोर्शन जो है इस तरह से स्वीप कर सकता है, जैसे ही होता है, ठीक है। यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे दूसरा वाला वाइपर भी होता है। तो ऐसे दो वाइपर है, दोनों जो एंगल बना सकते हैं, दे कैन टिपिंग टू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, ब्लेड ऑफ लेंथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब रेडियस इज 25 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ है 115 सेंटीमीटर, टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो इसमें क्या करेंगे, टोटल एरिया
इंटू 2 करना है, 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर। इसको नेम दे दो ए ओ बी, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। 2 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। 2 इंटू पाई कुछ दिया हुआ नहीं, 22/7। रेडियस आपको दी है 25 इंटू 25 इंटू 115 डिग्री बाय 360 डिग्री। So this you need to solve. आ जाएगा 55 इंटू 25 इंटू 115, 18 7 जा 126 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये तो सॉल्व कर लोगे ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर। कैलकुलेशन तो कर लोगे, ठीक है आंसर ये, ठीक है। क्वेश्चन 12 पर आओ, क्योंकि 120 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे करवाना है। उसके बाद एक और दो क्वेश्चन। टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स a lighthouse spreads a red colored light। तो ऐसे लाइट हाउस है और रेड कलर लाइट जो है वो एक सी पर वो स्प्रेड करता है। तो वो जो सेक्टर बनाती है, जैसे लाइट की रेज जब जाती है यहाँ पर सरफेस पे, तो वो एक सेक्टर बनाती है जिसका एरिया कितना हो जाता है 360, सॉरी, जिसका सेंटर एंगल कितना बन जाता है 80 डिग्री। तो कुछ इस तरह से कि जब वो ऐसे स्वीप करेगा सी को, तो सेक्टर का जो एरिया बनकर आएगा वो हमें निकालना है, ठीक है। और सेंट्रल एंगल बनता है 80, ठीक है। Lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 30 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area over which the ships are warned. थ्री पॉइंट वन फोर यूज करने, क्या हुआ, तुम 22/7 ले लिया। मत लेना, पेपर में मार्क्स नहीं मिलेंगे, पूरे चांसेस है वो, क्योंकि पॉइंट्स में आंसर थोड़ा सा गलत हो जाता है। मैं इसको लिख लूंगी 1.57 इंटू 11 इंटू 11, ये स्क्वायर किलोमीटर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 करो, उसके बाद थोड़े एक्स्ट्रा जो रहते हैं वो मैं करवाती हूँ। तो मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो 7 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इजी क्वेश्चन है ना इसके तो, है ना। अभी थोड़े से करवाऊंगी, इजी नहीं मतलब डिफिकल्ट नहीं है, पर हाँ। क्वेश्चन नंबर, a round table cover has six equal designs as shown in the figure. If the radius of the cover, इसकी वजह से ना दो तीन क्वेश्चन और आ जाते हैं कि इसमें 6 इक्वल डिजाइन हैं, और ये जो अंदर बना है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे 6 साइडेड वाली फिगर एक बन गई, इसको क्या बोला जाता है, हेक्सागन, ठीक है। तो इसमें
जो ये हेक्सागन बना और इक्वल डिजाइन है इसमें, तो यहाँ पर डिजाइन बनाया। तो फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन या एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो ऐसे 6 इक्वल रेडियस है ना, जो 6 इक्वल डिजाइन है एज शोन। तो इसका सेंटर पॉइंट ले लिया, रेडियस कितनी दी हुई है, रेडियस इज 28 सेंटीमीटर। ठीक है ना, बिकॉज 6 इक्वल डिजाइन है, देयरफॉर एंगल एट द सेंटर, एंगल ऑफ सेक्टर एट सेंटर is equal to 360 degree by 60 degree। रेडियस आपको दी हुई है 28 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ वन डिजाइन is equal to area of segment, which is pi r square theta by 360 minus area of triangle AOB। और क्योंकि सेंटर का एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो ट्राइंगल कौन सा हो गया ये, कुछ दिया हुआ एंगल के बारे में, हाँ √3 को कहा है उसने, तो आई विल यूज 22/7 और वैसे भी 28 दिया हुआ है, so you can very well understand why 28 is given। 60 by 360 minus √3/4 r स्क्वायर लिख लोगे विच इज 28 into 20, तो ये 7 से कट हो गया, ठीक। तो ये भी गया, ये 4 से, तो उसके बाद हमें लिखना है 22 into 4 into 28 डिवाइड बाय 6 minus 1.73 into 7 into 28। So what I instead do is take 28 common, ये 2 से और ये 3 से, तो 22 into 2/3 minus 1.73 into 7। कैलकुलेशन कर लेना, ये सारा आपके पास आंसर आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन कैलकुलेशन से कर ली क्या, अच्छा 1.7, तो और भी आसान हो गया है ना, ये ले तो और भी आसान। तो 28 into 44/3 minus 17, 11.9 होता है ना ये, ठीक है, इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे, इंटू 3 करेंगे। अब ऐसे 6 डिजाइन है, 6 into 28 44 माइनस करेंगे 27 2 5 3 35.7 डिवाइड बाय 3, ऐसे 6 डिजाइन है ना अपने पास। ये तो एक डिजाइन का एरिया निकला, ऐसे 6 है तो ये 2 से कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर, तो ये आ रहा है एरिया ऑफ 6 डिजाइन, ठीक है। और इसको फर्दर कॉस्ट निकालनी है, 35 पैसा है पर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 35/100 कर दे। 2 into 28 सब्ट्रैक्ट करोगे इंटू 35/100 इंटू सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 3 पॉइंट और 13 8.3, तो 28 into 70 into 8.3 डिवाइडेड बाय 100, 87, हाँ कैंसिल होता है ये वाला, तो 28 7 का कितना हो जाता है 190, अच्छा कितना आया ये 183.687, क्योंकि पैसे रुपीज है तो 68 तक ही लिख लोगे या 69 लिख लोगे, 68 160 ये है। तो
ये तो कैंसिल हो गया, 162 आ रहा है आंसर। अगर तुमने ये निकाला है तो मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वैसे सही किया हुआ है मैंने, अगर कुछ गलत ना किया हो तो। 28 7 जा जितना होता है 65196 होता है, विच इज फाइन। अब इसको 83 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 8 2 5 8 4 76 7 कितना हो गया 15। हाँ ठीक तो आ रहा है फिर। 8 6 2। ठीक है, तुम्हारी कैलकुलेशन गलत है। कैलकुलेशन दोबारा से एक बार देख लेना। अब आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, विच इज क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 7। इसमें ना सेंटर एंगल आपको दिया हुआ है 120 डिग्री। एरिया ऑफ सेगमेंट व्हेन सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट व्हेन सेंट्रल एंगल इज 120 डिग्री। तब क्या करते, ठीक है ना। आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या किया था? इसके ना जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, जो थोड़े बहुत जरूरी वाले हैं, एग्जाम्पलर से भी आते हैं, वो मैं आज नहीं करवाती, ठीक है। अब पर मैं इस वीक में नहीं करवाऊंगी, या तो संडे को एक्स्ट्रा बुलाकर आपको, या जब आप मेरे पास 4 सितंबर से पहले लगातार आओगे, बाकी बच्चे आना बंद कर देंगे, उस टाइम पे थोड़े एक्स्ट्रा करवा दूंगी। मुश्किल वाले नहीं है, बस थोड़े करवा दूंगी तो पेपर में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। पेपर एकदम से ब्लैंक नहीं होगा, तो घर जाके प्रैक्टिस करनी है, इस पूरे क्वेश्चन को कर लेना। कैलकुलेशन प्लेस है, एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लास्ट ईयर भी कहा था कि इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये अकेला क्वेश्चन अब 120 वाला हो गया इस पूरे चैप्टर में। और एक जो और इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, देखो डिस्टेंस वो रेवोल्यूशन वाला आए ना आए, जो आप गलती करते हो वो क्वेश्चन नंबर 4 है। माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर दे दिया, समझ में आ गई बात ये। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और ग्रेजिंग एरिया वाले पे ही ना, इसी पर ना डिफरेंट बने हुए हैं कि एक ट्राइंगुलर फील्ड देकर आपने 3 जगह हॉर्सेस को बांध दिया, राइट। और हर बार में एंगल नहीं दिया जाता सेम रोप के साथ, या फिर एक ट्रोपीजियम लेकर 4 साइड से बांधकर देन यू फाइंड द एरिया दैट द हॉर्सेस आर कवर्ड। वो आपके एग्जाम्पल में ही क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं इसमें, जब हमें सेंट्रल एंगल 120 डिग्री दिया हो, ठीक है, तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अब होता क्या है, मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था, देखो जब आपको सेक्टर का एरिया निकालना है, सेक्टर का एरिया तो पता है, कोई भी एंगल दिया हो आप निकाल सकते हो, 120 दिया हो चाहे कुछ भी दिया हो, क्योंकि इसमें हमारे पास सभी नंबर्स हैं। पाई की वैल्यू अपने पास है, रेडियस अपने पास होगी, 120 एंगल हो गया, 360 हो गया, वी हैव नंबर्स, वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट एरिया। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रायंगल, अब आते हैं इसी झगड़े पर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, आपने फॉर्मूला लगा दिया, जो मैंने आपको कहा, हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन 120, जो कि बिल्कुल हम निकाल सकते हैं साइन 120, है ना। पर क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमने 90 तक की हुई है, 120 हमें पता नहीं। तो इस केस में ना ये फॉर्मूला ब्रेक हो जाता है, हमारे लिए इररिलेवेंट हो जाता है कि साइन 120 को क्या यूज करें। अब कुछ तो बुक्स होती है, कुछ टीचर सिखा देती हैं कि आप साइन 120 को लिखोगे कैसे। ये साइन 2 थीटा है ना, तो इसको लिख देते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आई हैव सीन मेनी टीचर्स एंड मेनी बुक्स राइटिंग दिस। पर ये क्या है, फॉर्मूलाज की भरमार। एक और फॉर्मूला, पहले 1 sin 120 वाला याद करो, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा याद करो, उसके बाद ये आ गया, याद है, बहुत अच्छी बात है, साइन 60 कॉस 60 करके आप सॉल्व कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप लोगे हाफ आर स्क्वायर साइन 60 कॉस 60, और ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है ऐसे, इसको आप ऐसे किसी भी एंगल को ब्रेक कर सकते हो। ये फॉर्मूला है, डिराइव होते हैं, सब होते हैं, ये सब चीजें होती है, ठीक है। पर मौके पे अगर भूल जाओगे तो क्या करें, उस चीज को मैं कवर करती हूँ, आपकी बुक ने भी वही किया हुआ है। उसने इस फॉर्मूला को, उसने हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा को तो रिकॉग्नाइज किया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन फर्दर इसकी ब्रेकिंग नहीं सिखाई, या नहीं कही कि रट्टा मारो, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करते हैं, आपने ये फॉर्मूला लिखना है तो लिख सकते हो कि आई कैन रिमेंबर दिस, कि जल्दी से क्वेश्चन करना है सॉल्व, लास्ट मिनट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये इस तरह से कर लिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इस केस में हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, 60 को ब्रेक करने मत बैठ जाना, 45 को ब्रेक करने मत बैठ जाना, वो तो आपके पास डायरेक्ट वैल्यू है। साइन 120 की भी डायरेक्ट वैल्यू होती है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को नहीं सिखाई गई।
क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमने 90 तक की है। तो इसके लिए फर्दर हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और उसके साथ साइन 60 भी पता है, कॉस 60 भी पता है, फाइंड द वैल्यू। क्लियर हो गया इतना? अब आते हैं कि अगर हम ये फॉर्मूला भूल जाएंगे तब क्या करना है। कि फर्दर मुझे 2 साइन 60 कॉस 60 नहीं याद रहता, मौके पे मैं भूल गया या नहीं समझ में आ रहा, क्या करें? तो क्या करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एरिया ऑफ सेक्टर तो निकालेंगे, सो आई फोकस माय क्वेश्चन, मैं सिर्फ उतना ही करवाऊंगी। एरिया ऑफ सेक्टर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल तक निकलवा देती हूँ, उसके बाद आपके लिए होमवर्क हो जाएगा टू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो पहले तो आप निकालोगे एरिया ऑफ सेक्टर। 120 डिग्री एंगल है, आपने कहा पाई, रेडियस आपको दी हुई है 21, 120 डिग्री बाय 360 डिग्री। ठीक है, अब मैं निकाल ली हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी विदाउट फॉर्मूला। उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, एंड कैन आई से ट्राइंगल ए एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम ओ, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये इक्वल हो गया, ये रेडियस इक्वल हो गई, 90 डिग्री 90 डिग्री एंगल हो गया। कैसे हुआ, आरएचएस से। प्रूव नहीं करना होता, बस थोड़ा बहुत लिखना होता है, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है, मैं तो लिखना भी ना कहूँ। ठीक है, तो ये कंप्लीट एंगल कितना था, तो ये कितना हो गया, ये हो गया अच्छा, 60 आ गया। तो अब आपके पास ये रेडियस है 21, ये एंगल है 60, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एक 21 का साइड दी हो हाइपोटेन्यूज, 60 डिग्री का एंगल दिया हो, तो मैं ट्राइंगल की साइड निकाल सकती हूँ। ठीक है, मैं क्या लेती हूँ, इन ट्राइंगल ए एम ओ, ए एम अपॉन ओ ए इज इक्वल टू साइन 60। ऐसे ही ओ एम अपॉन ए ओ इज इक्वल टू कॉस 60। बात समझ में आ गई? ठीक है, ए एम क्या हो गया, निकालना है। ओ ए आपको 21 दिया है, साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो आपके पास ए एम की लेंथ कितनी आ गई, 21 √3/2। ओ एम हमें निकालना है, ए ओ दिया हुआ है 21, कॉस 60 कितना है, 1/2। तो मेरे पास ओ एम कितना आ गया, 21/2। एरिया ऑफ ट्राइंगल एओ भी निकालना था, कैन आई यूज हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। एओबी का एरिया हाफ इंटू ए बी इंटू ओ एम कर सकते हैं, है ना? तो ए एम अगर 21√3 है, तो ए बी कितना होगा, क्लियर हो गया बच्चे? ए बी अगर 21, अगर ए एम 21√3/2 है, तो ए बी कितना हो जाएगा, डबल ऑफ ए एम, क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट, हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, तो ए बी इज 21√3, आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला। तो ए एम को डबल किया, साइन 60 को 2 साइन 60 किया, और कॉस 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात वही है, फॉर्मूला वैसे ही बनकर आया है। ठीक है, ए एम को डबल कर दिया, 2 साइन 60 हो गया। क्लियर होगी बात बच्चे? ठीक है ना?
सो यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट नाउ, एरिया ऑफ द सेक्टर जो आपने ये निकाला है, फिर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो ये, काफी बुक्स में कहा हुआ है, वेबसाइट्स पे भी ना, मतलब कल मैंने लास्ट में मैं देख रही थी कौन सी वाली वेबसाइट थी पता नहीं यार, नवंबर पर, वहां पे उन्होंने वो फॉर्मूला भी एक्सप्लेन किया होता बच्चों को आगे। तो मैं इतना नहीं जाती, अब क्वेश्चन नंबर 7 करके फिर जाना, कर लो क्वेश्चन नंबर प्लीज, क्योंकि ये 120 वाला ना अभी खुद से करोगे ना, मैं नहीं करवा रही, क्वेश्चन 7 करके पर फिर जाओ, ठीक है। एक्स्ट्रा अभी नहीं करवा रही, एक्स्ट्रा नेक्स्ट क्लास देख लेंगे, कभी एक लगा देंगे, अभी इतना रिवाइज कर लो। एक्स्ट्रा की ना मैं लिस्ट भी बना लूंगी पूरे क्वेश्चन की। कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट निकालना है, तो इसमें माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट दोनों कर सकते हैं। रेडियस 12 दी हुई है, पाई को 3.14 यूज करना है और रूट 3 को 1.73। ये